नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं समसाम के घटना चक्र के चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि में आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। पत्रिकाएं, पुस्तक तथा उनके लेखक। आज हम इम्पोर्टेंट बुक्स देखेंगे, लगभग सभी जो इम्पोर्टेंट है वो। चलिए, आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना 1905 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। बंग आंदोलन के दौरान 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। उसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग आंदोलन के दौरान आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की थी। संगीत गगन हरकारा के गीत अमी कोढ़े पाबोतारे से प्रेरित है। इसका संगीत गगन हरकारा के गीत अमी कोढ़े पाबोतारे से प्रेरित है। प्रथम 10 पंक्तियां वर्ष 1972 में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत। तो 1972 ईस्वी में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था अमार सोनार बांग्ला के प्रथम 10 पंक्तियों को। अंग्रेजी अनुवादक सईद अली एहसान। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? सईद अली एहसान ने किया है। चलिए, महात्मा गांधी की पुस्तक। तो गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, मूलतः गुजराती भाषा में। ध्यान रखिएगा, ये हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? गांधी की बुक है। और किस में? ये मूलतः गुजराती भाषा में है। ब्रिटिश संसद की इसकी तुलना किससे की है? बांझ एवं वेश्या से तुलना की है ब्रिटिश संसद की। तो हिंद स्वराज में क्या है? ब्रिटिश संसद की तुलना गांधी ने बांझ एवं वेश्या से की है और यह मूलतः गुजराती भाषा में है। और एक और कौन सी है? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ये भी गांधी की पुस्तक है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। चलिए, लेखक, लेखिका एवं पुस्तक। महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बहुत बार आ चुकी है। महात्मा गांधी की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। चित्तरंजन दास या सीआर दास की इंडिया फॉर इंडियंस किसकी पुस्तक थी? चित्तरंजन दास या सीआर दास की पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। डीपी मिश्र की लिविंग एन एरा किसकी है? डीपी मिश्र की। अरविंद घोष की फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। अरविंद घोष की फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसकी? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसकी है? अरविंद घोष की। भगत सिंह की मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, ये किसकी बुक है? भगत सिंह की बुक है। चलिए, लेडी कैथरीन मेयो की मदर इंडिया। लेडी कैथरीन मेयो की बुक कौन सी है? मदर इंडिया। राम मनोहर लोहिया की गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसकी है? राम मनोहर लोहिया। ध्यान रखिएगा, ये राम मनोहर लोहिया की बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। डोमिनिक लापियर की फ्रीडम एट मिडनाइट किसकी है? डोमिनिक लापियर तथा लैरी कॉलिंस की है फ्रीडम एट मिडनाइट। डब्ल्यू ए फेयर सर्विस द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया किसकी है? डब्ल्यू ए फेयर सर्विस की। चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की दुर्गेश नंदिनी किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है दुर्गेश नंदिनी। अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम। बाल गंगाधर तिलक की श्रीमद भगवत गीता रहस्य। श्रीमद भगवत गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की। याद रखिएगा, बहुत बार आई है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की। श्रीमद भगवत गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद भगवत गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। चलिए, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की। मनु बहन बापू माई मदर। मनु बहन की पुस्तक बापू माई मदर।
राजा राम मोहन राय की प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय की प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस कौन सी, राजा राम मोहन राय की कौन सी है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अवर इंडियन मुसलमान्स, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अवर इंडियन मुसलमान्स है किसकी, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की। वैलेंटाइन सिरोल की इंडियन अनरेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन अनरेस्ट किसकी है, वैलेंटाइन सिरोल की, इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की। चलिए, सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी है, द इंडियन स्ट्रगल है। जयप्रकाश नारायण की टुवर्ड्स स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण की टुवर्ड्स स्ट्रगल, ध्यान रखिएगा ये दोनों। सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण की टुवर्ड्स स्ट्रगल। ह्यूग टॉय की स्प्रिंगिंग टाइगर, ह्यूग टॉय की स्प्रिंगिंग टाइगर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। माइकल मधुसूदन दत्त की कैप्टिव लेडी, माइकल मधुसूदन दत्त की है कैप्टिव लेडी। सरोजनी नायडू की है द ब्रोकन विंग, माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। सरोजनी नायडू की है द ब्रोकन विंग। सचिंद्र सान्याल की है बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल की है बंदी जीवन। चलिए, एम जी देवा सहायम की भारत की स्वतंत्रता, भारत की दूसरी स्वतंत्रता किसकी है, एम जी देवा सहायम की। जनरल ब्रजमोहन कोल की, जनरल ब्रजमोहन कोल की द अनटोल्ड स्टोरी, द अनटोल्ड स्टोरी किसकी है, जनरल ब्रजमोहन कोल की। अरविंद घोष की द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की, ध्यान रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत। अरविंद घोष की द लाइफ डिवाइन, जनरल ब्रजमोहन कोल की द अनटोल्ड स्टोरी। रफीक जकारिया की द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसकी है, रफीक जकारिया की। और द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की। और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया की। ये 2-3 बार देखोगे, 2-3 बार इसको रिपीट करोगे तो याद हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये जरूर देखना, जरूर याद करनी इनको। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई थी, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। मैथिली शरण गुप्त की, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध। ये है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। कौन कौन सी हैं फिर से देख लो, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध। भारत भारती तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। भारत भारती किसकी रचना है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की। जवाहरलाल नेहरू की बुक कौन कौन सी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। डिस्कवर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की, मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू की, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की। ये भी ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी, जवाहरलाल नेहरू की, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कुंभ मेला। सबसे पहले देखते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, स्थान हरिद्वार में, गंगा नदी के तट पर। हरिद्वार में कहाँ लगता है, गंगा नदी के तट पर। कहाँ पर, हरिद्वार में, उत्तराखंड में है हरिद्वार। मेला आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष। उत्तराखंड में मेला आयोजित तो होता है प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक छठे वर्ष जो लगता है उसे अर्ध कुंभ मेला कहते हैं, और प्रत्येक 12वें वर्ष जो लगता है उसे पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला कहते हैं। जो हर छठे वर्ष लगता है उसे अर्ध कुंभ मेला कहते हैं, और 12 वर्ष में जो लगता है उसे पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला कहते हैं। प्रयागराज में यमुना, गंगा यमुना तथा अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर, पहले यहाँ पर तीनों दिखाई देती थी, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है प्रयागराज में, लेकिन सरस्वती नदी अब धीरे धीरे विलुप्त हो गई है, और ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ धरती के नीचे ही बहती है, ऊपर दिखाई नहीं देती। प्रयागराज कहाँ, उत्तर प्रदेश में। मेला आयोजित प्रत्येक वर्ष होता है यहाँ भी, और अर्ध कुंभ छठे वर्ष लगता है, और पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला 12वें वर्ष। उज्जैन में
शिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन में कहा? शिप्रा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश में। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में, उज्जैन। मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है और अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में और पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला प्रत्येक 12वें वर्ष। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में मेला आयोजित प्रत्येक वर्ष, अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6ठे वर्ष और पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला 12वें वर्ष। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर है। प्रयागराज गंगा यमुना एवं सरस्वती के तट पर है। गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम पर स्थित है प्रयागराज। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है। बहुत बार पूछा गया कि शिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है या उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, तो उज्जैन है शिप्रा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश में। नासिक गोदावरी नदी के तट पर, तो गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर है? नासिक शहर है। कहां पर? महाराष्ट्र में। नोट दे रखा है, नोट 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेलों के बाद, मतलब कि 12 कुंभ पूर्ण कुंभ मेले लगने के बाद, यानी कि 144 वर्षों में आयोजित होने वाले को क्या कहा जाता है? महाकुंभ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? कुंभ कर दिया था। अर्ध कुंभ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? योगी आदित्यनाथ ने कुंभ कर दिया। और प्रत्येक 12 वर्ष पर जो लगता था, जिसे पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला कहते थे, उसे महाकुंभ नाम दे दिया। महाकुंभ नाम दे दिया। चलिए 4 मठ देखते हैं कौन कौन से हैं। 4 मठ, 4 मठ स्थापना, 4 मठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। 4 मठों की स्थापना ये 4 स्थानों पर है। कौन कौन से हैं? उत्तर में है ज्योतिर्मठ या जोशीमठ। उत्तर में कौन सा है? ज्योतिर्मठ या जोशीमठ, उत्तराखंड में। उत्तर में है उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ या जोशीमठ। उसके बाद है दक्षिण में श्रृंगेरी या सरदापीठम, श्रृंगेरी या सरदापीठम। श्रृंगेरी मठ जिसे कहते हैं वो कहां पर है? कर्नाटक में। यह दक्षिण में हो गया। उसके बाद पूर्व में है गोवर्धन मठ। पूर्व में गोवर्धन मठ कहां पर? पुरी उड़ीसा में। पुरी उड़ीसा में है गोवर्धन मठ। उसके बाद पश्चिम में कौन सा है? द्वारका पीठ। द्वारका पीठ पश्चिम में है। कहां पर है द्वारका? गुजरात में। द्वारका कहां पर है? गुजरात में। चलिए एक बार फिर देखते हैं। 4 मठों की स्थापना किसने की? आदि गुरु शंकराचार्य ने। 4 स्थानों पर की है। उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ या जोशीमठ कहते हैं। फिर दक्षिण में श्रृंगेरी मठ या पीठम, श्रृंगेरी सरदाप पीठम मठ या जिसे श्रृंगेरी मठ भी कहते हैं। कहां पर है? कर्नाटक में। पूर्व में उड़ीसा में है। पूरी उड़ीसा में क्या नाम है? गोवर्धन मठ। और पश्चिम में द्वारका पीठ है, द्वारका गुजरात में। ध्यान रखिएगा। चलिए परंपरागत पुरस्कार, परंपरागत पुरस्कार देखते हैं। कालिदास सम्मान नामक पुरस्कार प्रदान किया जाता है कला के क्षेत्र में। तो कला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालिदास सम्मान पुरस्कार। कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है कला के क्षेत्र में। भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को। तो भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा, भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1957 में स्थापित किया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो एक तो ऐसे पूछ ले कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है या किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। कब से दिया जा रहा है? 1957 से, 1957 से। और यह किनको दिया जाता है? यह दिया जाता है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले जिनकी आयु 45 वर्ष तक है, 45 वर्ष तक के आयु वाले शोधकर्ताओं को दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा स्थापित वर्ष 1957 में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। तो मैग्सेसे प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। और ये मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है? रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन।
फिलीपींस की है और ये 1957 से ही शुरू हुआ है ये भी। चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के हेतु। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु, मतलब कि कोच जो होते हैं, कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, कोच या गुरु को दिया जाने वाला। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी पुरस्कार था, जिसे अब चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। पद्म श्री पाने वाली पहली अभिनेत्री, भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति वी.एस. नायपॉल। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति वी.एस. नायपॉल। व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम महिला चित्रा मुदगल। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुदगल। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम साहित्यकार महिला आशापूर्णा देवी। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया। तो फिर से देखते हैं, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति वी.एस. नायपॉल। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुदगल। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशा पूर्णा देवी। और ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कौन सा? भारत रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 से हुई थी। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति तीन लोगों को दिया गया था। प्रथम भारत रत्न सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी.वी. रमन। बहुत बार पूछा गया है ये कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किन किन को दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन। कब दिया गया था? 2 जनवरी 1954 को दिया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य। तो चलिए देखते हैं, भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। ध्यान रखिएगा, भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, स्त्रिया। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिशा, मणिपुर और स्त्रिया। चलिए इनको मैप से देखते हैं, जल्दी याद होंगे मैप से। कथक कहाँ है? ये कौन सा राज्य है? ये है यूपी। और ये है कथक करती हुई नर्तकी। कथक करती हुई नर्तकी कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। स्त्रिया ये है असम। स्त्रिया कहाँ का? असम का है। स्त्रिया नृत्य असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मणिपुरी मणिपुर का, ये ऐसे नृत्य करती हुई है। ओडिसी ओडिशा का, ये ओडिशा राज्य है। ओडिसी ओडिशा का है। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, ये कुचिपुड़ी करते हुए है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम केरल, ये मोहिनीअट्टम कर रही है, ये कथकली कर रही है। ये है मोहिनीअट्टम कथकली केरल। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का, कथक उत्तर प्रदेश का। तो ये 8 हो गए। कौन कौन से हैं यहाँ से देखते हैं, मेरे साथ बोलिए। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। कथकली केरल का। ओडिसी ओडिशा का। मणिपुरी मणिपुर का। सत्रिया असम का। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, बहुत बार पूछे हैं ये और लगभग हर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं त्योहार और उनसे संबंधित राज्य। त्योहार और उनसे संबंधित राज्य।
बैसाखी, बैसाखी ये कौन सा स्टेट है? ये है पंजाब। तो बैसाखी पंजाब का, बैसाखी है पंजाब का। ये कौन सा है? ये है असम। तो बिहू कहाँ का हो गया? असम का। बिहू कहाँ का हो गया? असम का। बैसाखी पंजाब का। और ये कौन सा है? चपचारकूट, चपचारकूट ये कौन सा स्टेट है? ये है मिजोरम। चपचारकूट मिजोरम का, चपचारकूट मिजोरम का। बिहू असम का, बैसाखी पंजाब का, चपचारकूट मिजोरम का। चलिए, फिर है इज्तिमा, इज्तिमा भोपाल, इज्तिमा भोपाल, भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इज्तिमा, इज्तिमा भोपाल का, इज्तिमा भोपाल मध्य प्रदेश का। उसके बाद है पोंगल, पोंगल तमिलनाडु, ये कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का। त्यागराज आराधना ये भी तमिलनाडु का है, त्यागराज आराधना तमिलनाडु का। पोंगल भी तमिलनाडु का। ओणम केरल का, ओणम केरल का। और एक होता है अट्टुकल पोंगल, एक अट्टुकल पोंगल होता है, वो भी केरल का है। सिर्फ पोंगल तमिलनाडु का, अट्टुकल पोंगल केरल का, ओणम भी केरल का। ध्यान रखिएगा। बिहू एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। बिहू कहाँ का है? असम का। बिहू एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, फसल बुआई पर, फसल कटाई पर और शरद ऋतु में। जो फसल बुआई पर होता है उसे क्या कहते हैं? रोंगाली या बोहाग बिहू। फसल बुआई पर जो होता है उसे रोंगाली या बोहाग बिहू। कटाई पर जो होता है उसे भोगाली माघ बिहू, भोगाली माघ बिहू कहते हैं, भोगाली माघ बिहू कहते हैं। कटाई वाले, कटाई पर जो फसल कटाई पर जो बिहू मनाया जाता है उसे भोगाली या माघ बिहू कहते हैं। और शरद ऋतु में जो मनाया जाता है उसे काती कोंगाली बिहू कहते हैं, काती या कोंगाली बिहू कहते हैं शरद ऋतु वाले को। कटाई वाले को भोगाली या माघ बिहू और फसल बुआई वाले को रोंगाली या बोहाग बिहू कहते हैं। चलिए, पोंगल जनवरी माह में फसल धान की कटाई के समय मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं 14 जनवरी को, तभी मनाया जाता है पोंगल। कहां पर? तमिलनाडु में। जनवरी माह में फसल या धान की कटाई के समय मनाया जाता है पोंगल तमिलनाडु में। एक बार फिर से देख लेते हैं। बैसाखी पंजाब का, बिहू असम का, चपहारकूट चपहारकूट मिजोरम का, चपहारकूट मिजोरम का। इज्तिमा भोपाल, इज्तिमा भोपाल मध्य प्रदेश का। पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का, पोंगल तमिलनाडु का। त्यागराज आराधना तमिलनाडु का। ओणम केरल का। और अट्टुकल पोंगल ये भी केरल का। पोंगल तमिलनाडु का, अट्टुकम पोंगल ये भी केरल का। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं मंदिर, मंदिर एवं संबंधित राज्य। कंदरिया महादेव मंदिर ये कौन सा स्टेट है? ये है मध्य प्रदेश। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में। दमेक स्तूप, सारनाथ का दमेक स्तूप कहां पर है? ये कौन सा है? यूपी में। महाबोधि मंदिर कहां पर है? ये है बिहार। महाबोधि मंदिर बिहार में। राज रानी मंदिर, राजा रानी मंदिर उड़ीसा में। राजा रानी मंदिर है ओडिशा में। राजा रानी मंदिर कहाँ है? ओडिशा में है। भीमेश्वर मंदिर गुड़ीवाड़ा, भीमेश्वर मंदिर गुड़ीवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भीमेश्वर मंदिर गुड़ीवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वरदेश्वर मंदिर, वरदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। वरदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में, विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है। कैलाश मंदिर एलोरा का कहां पर है? महाराष्ट्र में। ये क्या कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। कैलाश मंदिर एलोरा का महाराष्ट्र में है। सूर्य मंदिर मोढेरा का गुजरात में। ये ध्यान रखिएगा, सूर्य मंदिर मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में। और एक सूर्य मंदिर कहाँ है? ओडिशा में भी है। सूर्य मंदिर मोढेरा का गुजरात में है। एक बार फिर देख लेते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश। दमेक स्तूप सारनाथ का यूपी में। महाबोधि मंदिर बिहार में। राजा रानी मंदिर उड़ीसा में। भीमेश्वर मंदिर गुड़ीवाड़ा का आंध्र प्रदेश में। वरदीश्वर मंदिर तमिलनाडु में। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में। कैलाश मंदिर एलोरा का महाराष्ट्र में। और सूर्य मंदिर मोढेरा का गुजरात में। चलिए,
नृत्य, लोक नृत्य और संबंधित राज्य। कारागम तमिलनाडु का धार्मिक लोक नृत्य है। कारागम तमिलनाडु का धार्मिक लोक नृत्य है। परंपरागत रूप से रास पुरुषों और गरबा महिलाओं का नृत्य है। फिर भी दोनों ही नृत्य पुरुषों एवं महिलाओं में समान रूप से लोकप्रिय है। तो चलिए देखते हैं। नटी, ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। नटी नृत्य हिमाचल प्रदेश का। नटी नृत्य हिमाचल प्रदेश का। घुम्मर और तेरह ताड़ी, घुम्मर और तेरह ताड़ी राजस्थान का। घुम्मर, तेरह ताड़ी और सुई सुन्नी ये राजस्थान के। रास गुजरात का। रास और गरबा गुजरात का है, जो नवरात्रियों में किया जाता है, नवरात्रि में किया जाता है। रास गरबा गुजरात का है। रास एवं गरबा, रास पुरुषों द्वारा किया जाता है और गरबा महिलाओं द्वारा। परंपरागत रूप से रास पुरुषों के लिए बना है और गरबा महिलाओं के लिए बना है, लेकिन दोनों ही नृत्य में पुरुष एवं महिलाएं समान रूप से भागीदार होती हैं। वैसे ध्यान रखिएगा, रास पुरुषों के लिए है और गरबा महिलाओं के लिए। चलिए, कारागम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कारागम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते। महत्वपूर्ण स्मारक तथा संबंधित राज्य। तो महत्वपूर्ण स्मारक कौन कौन से राज्य में स्थित है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली में और कुतुब मीनार दिल्ली में। इंडिया गेट और कुतुब मीनार दिल्ली में है। इंडिया गेट और कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? इसको गेटवे ऑफ इंडिया मत मान लेना। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया को, और इंडिया गेट है दिल्ली में। कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। कोहिमा युद्ध स्मारक, कोहिमा युद्ध स्मारक कहाँ? नागालैंड में। कोहिमा कहाँ? नागालैंड में। कोहिमा युद्ध स्मारक कहाँ है? नागालैंड में। विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल ये कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। विक्टोरिया मेमोरियल है पश्चिमी बंगाल में। चौखंडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चौखंडी उत्तर प्रदेश में। सांची स्तूप, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। चार मीनार हैदराबाद, चार मीनार हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद तेलंगाना में है। पहले ये आंध्र प्रदेश में होता था, लेकिन तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग राज्य बनने के बाद यह तेलंगाना में चला गया। क्या? हैदराबाद। तो चार मीनार हैदराबाद की, तेलंगाना में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तमिलनाडु में। बिल्कुल एंड पॉइंट पे है ये, भारत के बिल्कुल एंड पॉइंट पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये पूछा गया है बहुत बार क्या कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। अजंता महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा की गुफाएं सुनी होंगी, महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया ये महाराष्ट्र में, बंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, बंबई में। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। इंडिया गेट दिल्ली में, इंडिया गेट दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में। कोहिमा युद्ध स्मारक नागालैंड में। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में। चौखंडी उत्तर प्रदेश में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चार मीनार हैदराबाद में। अजंता महाराष्ट्र में। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र मुंबई, और विवेकानंद मेमोरियल तमिलनाडु में। चलिए अब देखते हैं 1857 की क्रांति के मुख्य विद्रोह स्थल। 1857 की क्रांति के मुख्य विद्रोह स्थल और किस किस ने नेतृत्व किया था। सबसे पहले देखते हैं घटना चक्र। 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में है, मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। तो मंगल पांडे जो सैनिक था उसने अपने एजुडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी थी, अंग्रेज की। तो 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। सबसे पहले घटनाक्रम क्या हुआ था कि 29 मई 1857 को बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। 10 मई से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल तथा फूल, कमल का फूल तथा रोटी, कमल का फूल तथा रोटी थे 1857 की क्रांति के
प्रतीक चिन्ह। चलिए अब देखते हैं कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। कानपुर से नेतृत्व नाना साहब पेशवा। तो पेशवा कौन थे? नाना साहब। तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। अजीमुल्ला खां सलाहकार था। मित्र मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखा दिया। तो तात्या टोपे का एक मित्र था, उसने धोखा दिया था किसको? तात्या टोपे को, और पकड़वा दिया था। तात्या टोपे को पकड़वा दिया था और तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। नाना साहब तो पेशवा थे, तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। कहां पर? कानपुर से नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने और पेशवा थे नाना साहब। और तात्या टोपे का एक मित्र था, कौन? मान सिंह, जिसने धोखे से तात्या टोपे को पकड़वाकर फांसी पर चढ़वा दिया। तो एक कहावत है कि टाइम से पहले अपने दोस्तों को और अपने हथियारों को जांच लेना चाहिए ताकि वो टाइम पर धोखा ना दें। तो टाइम से पहले ही अपने दोस्तों को और अपने हथियारों को जांच लिया करो, क्या पता टाइम पे जरूरत पड़े निकाले दोस्त और हथियार तो वो गद्दार निकले। तो टाइम से पहले ही चेक कर लेना चाहिए। चलिए इलाहाबाद से नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने। इलाहाबाद से नेतृत्व किया मौलवी लियाकत अली ने और जनरल नील ने विद्रोह समाप्त किया। तो इलाहाबाद का विद्रोह किसने दबाया था? नील ने दबाया था। जनरल नील ने दबाया था इलाहाबाद का विद्रोह। चलिए अब देखते हैं लखनऊ का नेतृत्व। लखनऊ से नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। लखनऊ से नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ली। तो बेगम हजरत महल ने अपना अल्पवयस्क बेटा कौन? बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके क्रांति का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से लखनऊ पर अधिकार कर लिया। तो लखनऊ में क्रांति को किसने दबाया? कैंपबेल ने दबाया गोरखा रेजिमेंट की मदद से। चलिए झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। झांसी से नेतृत्व जन्म वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका या मनु। झांसी के राजा गंगाधर राव की विधवा। तो राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व संभाला था। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी का 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। तो डलहौजी ने जो व्यक्तिगत की नीति अपनाई थी उसके अनुसार उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब कर लिया था? 1853 में। ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तो रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध किससे हुआ था? ह्यूरोज से हुआ था। तो झांसी में क्रांति को दबाने के लिए कौन गया था? ह्यूरोज गया था। चलिए खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है। बरेली से नेतृत्व खान बहादुर ने। बहादुर शाह द्वितीय ने वायसराय के पद पर नियुक्त किया। तो खान बहादुर को बहादुर शाह द्वितीय ने, कौन था? दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। उसने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त कर दिया था 1857 की क्रांति में। चलिए बिहार से नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इनकी उम्र 80 वर्ष थी और यह जगदीशपुर में थे। जगदीशपुर से नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में। और बताते हैं कि ये बहुत अच्छे से लड़े थे। अगर अंग्रेजों का कहना था कि अगर ये जवान होते तो इनसे युद्ध में जीत पाना बहुत ही मुश्किल था। चलिए असम से दीवान मनीराम दत्त ने नेतृत्व किया था और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था। एक बार आंख बंद करो और ध्यान से सुनो। कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? पेशवा नाना साहिब थे और कमांडर थे कौन? तात्या टोपे का दूसरा नाम, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। और तात्या टोपे को धोखा किसने दिया था? मान सिंह ने धोखा दिया था। इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया? मौलवी लियाकत अली ने।
इलाहाबाद से नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने, और इलाहाबाद का विद्रोह दबाया किसने? नील ने, जनरल नील ने इलाहाबाद का विद्रोह दबाया। लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, और लखनऊ का जो क्रांति थी उसको दबाया किसने था? कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से। झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, झांसी से नेतृत्व। और झांसी को अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? 1853 में। किस सिद्धांत से? व्यपगत सिद्धांत से, डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत थे। और झांसी से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? जनरल ह्यू रोज ने। झांसी से अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल ह्यू रोज ने किया था। बरेली से नेतृत्व खान बहादुर ने, बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर ने। बिहार से नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने, जिनकी उम्र 80 वर्ष थी। बिहार जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने। असम से नेतृत्व किया था दीवान मनीराम दत्त ने, असम से किया था दीवान मनीराम दत्त ने। तथा फैजाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। चलिए अब देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व में कब आई थी? 31 अक्टूबर 1951 को। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व में कब आई? 31 अक्टूबर 1951 को। जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर का नया संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। जैन उल आबिदीन कश्मीर का शासक बना 15वीं शताब्दी में। जैन उल आबिदीन कश्मीर का शासक कब बना था? 15वीं शताब्दी में बना था। जैन उल आबिदीन के 50 वर्षों के कार्यकाल में कश्मीर का चहुमुखी विकास हुआ। कुल मिलाकर उसका काल कश्मीर के लिए कहा जाता है स्वर्ण युग। तो कश्मीर का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जैन उल आबिदीन को काल को कहा जाता है। और कश्मीर का नाम किस पे पड़ा था? ऋषि कश्यप के नाम पर। कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा था। जम्मू कश्मीर को दिल्ली और पुदुचेरी की तरह विधानसभा के स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, और इसको भी दिल्ली तथा पुदुचेरी की तरह विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। चलिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो भारत में अब राज्य कितने हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठित विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत पारित किया गया। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक किस संविधान अनुच्छेद के तहत पारित किया गया? अनुच्छेद 4 के तहत। अनुच्छेद 370 एक खंड को छोड़कर तथा अनुच्छेद 35A निरस्त कर दिया गया। तो जो अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था वो छीन लिया गया जम्मू कश्मीर से, और अनुच्छेद 370 में एक खंड को छोड़कर तथा अनुच्छेद 35A दोनों ही निरस्त कर दिए गए हैं। चलिए, परीक्षा दृष्टि 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान के आधार पर हुआ था भारत का विभाजन। तो भारत का विभाजन की योजना कौन सी थी? 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना। 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा वाला तीसरा संघ राज्य क्षेत्र है। तो 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा वाला कौन सा है? तीसरा संघ राज्य क्षेत्र है। इससे पहले 2 और संघ राज्य क्षेत्र कौन से थे? दिल्ली और पुदुचेरी। ये हैं संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा वाले। तो अब 3 संघ राज्य क्षेत्र हो गए, कौन कौन से? एक दिल्ली, एक पुदुचेरी और एक जम्मू कश्मीर। चलिए, छब्बीस अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। श्रीनगर शहर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित पठान कबीलाइयों का हमला। तो 26 अक्टूबर 1947 को, उससे पहले देखते हैं
अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित, मतलब कि पाकिस्तान की सेना ने समर्थन दिया था किसको, पठान कबीलाइयों को जम्मू कश्मीर पर हमला करने के लिए। ये हमले के बाद ही 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और ये भी समझौता भी अच्छी तरह से या पूर्णतः नहीं हुआ था, इसीलिए आज तक जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ है। श्रीनगर की शहर की स्थापना किसने की थी, मौर्य सम्राट अशोक ने की थी श्रीनगर शहर की स्थापना। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था, किसके लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए। कश्मीरी पंडितों को, लाखों कश्मीरी पंडितों को वहां जान से मार दिया गया था और वहां से भगाया गया था रातों रात। और जब थी कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस की सरकार आंख बंद करके बैठी रही थी, कुछ भी नहीं किया था। आपने जो अभी आई है कश्मीर फाइल्स देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जरूर देखना, आपको कश्मीर का इतिहास पता चलेगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में क्या हुआ था। जैन उल आबदीन कश्मीर का शासक, जैन उल आबदीन कश्मीर का शासक का शासनकाल कश्मीर का स्वर्ण युग कहा जाता है। कश्मीर का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, जैन उल आबदीन का शासनकाल को। स्वर्ण युग तो तब होता था जब वहां पर ऋषि मुनि रहते थे और वहां पर कश्मीरी पंडित रहते थे, तब होता था स्वर्ण युग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्राप्त थी अनुच्छेद 370 के तहत। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में विधायिका नहीं होगी, जबकि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में होगी एक सदनीय विधायिका या विधानसभा। एक सदनीय विधायिका जम्मू कश्मीर में होगी, लद्दाख में नहीं होगी। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 107 है, जिन्हें परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें से पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रखी जाएंगी 24 सीटें। तो जो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 107 होगी, जिन्हें परिसीमन आयोग के बाद, परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 किया जा सकता है। और इसमें भी पाक अधिकृत क्षेत्र, पाक अधिकृत कश्मीर जो पीओके है, उसके लिए भी 24 सीटें खाली छोड़ी गई है, क्योंकि पीओके को छोड़ेंगे नहीं, पीओके को भारत में शामिल करके रहेंगे, उसके लिए छोड़ी गई है 24 सीटें। उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने, यदि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, के लिए विधानसभा में मनोनीत कर सकेगा 2 सदस्यों को। तो क्या विधान किया गया है कि उपराज्यपाल, जो जम्मू कश्मीर का एलजी होगा, उपराज्यपाल होगा, वो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए विधानसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, अगर वहां पर उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो। चलिए, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मंत्री परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की होगी 10% से अधिक नहीं। तो दिल्ली में भी, पूरे भारत में 15% है, मंत्रिमंडल की कुल सदस्य संख्या का 15% ही जो मंत्री परिषद में, विधानसभा के कुल 15% ही मंत्री परिषद में मंत्री बनेंगे। पूरे भारत में, राज्यों में यही प्रावधान है, लेकिन दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में 15% नहीं है, सिर्फ 10% है। विधानसभा का 10% ही मंत्री परिषद में होंगे। तो दिल्ली में तो मुख्यमंत्री सहित 7 ही मंत्री होंगे विधानसभा में। चलिए, मतलब कि मंत्री परिषद में 7 सदस्य ही होंगे दिल्ली में, और यही प्रावधान जम्मू कश्मीर में है कि 10% ही होंगे विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का, 10% ही मंत्री परिषद के सदस्य संख्या होगी। राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया था संविधान के अनुच्छेद 370(1)(d) के अंतर्गत। तो जो 1954 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान आदेश जारी किया था जम्मू कश्मीर के लिए 1954 में, कि अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में जोड़ा जाए, राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया था। यह है कहां पर जोड़ा गया था, 35A कहां पर जोड़ा गया था,
तो ये जोड़ा गया था संविधान के अनुच्छेद 370(1)(d) के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज हमारी समसामयिक घटना चक्र का जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास पूरी होती है। यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है भारतीय इतिहास, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश जरूर करूँगा। तो कल से हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। अगर आपकी कोई चॉइस है तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मैं फिर अपने हिसाब से करूँगा। अगर वीडियोज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को ना ही तो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि कोई क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूँगा। तो चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।